friends, if you're watching my video for the first time, I'm your educator Meenal Sharma. If you like my content, then don't forget to subscribe to my channel. In this video, we'll be studying about hemoglobin, which is also represented by HP or HGB. Now it is made up of two words, that is, first one is heme. Heme is the prosthetic group which mediates reversible binding of oxygen by hemoglobin. Now we know that कि hemoglobin का ultimate जो हमारा रीज़न है कि वो हमारी बॉडी में क्यों प्रेजेंट है, वो हमारे आरबीसीज में क्यों प्रेजेंट है, दैट इज़ टू कैरी ऑक्सीजन. बट दैट ऑक्सीजन जो वो कैरी कर रहा है वो एक रिवर्सिबल मैनर में होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन को बाइंड भी करना चाहिए और ऑक्सीजन को जब ज़रूरत पड़े तो वो अनलोड भी कर सके. यही चीज़ जब हमने अपने लास्ट वीडियो में मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था, हमने यही प्रॉपर्टी मायोग्लोबिन में लैक की थी कि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उसकी बहुत हाई एफिनिटी थी, बट जब ऑक्सीजन को अनलोड करने की बात आती थी तो मायोग्लोबिन वो काम नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसको हम एज अ ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं. बट हीमोग्लोबिन is used as a carrier of oxygen, not as a storage protein of oxygen. So the other part, globin, which is your protein part of the hemoglobin, it surrounds and protects your heme. Now in myoglobin we saw that there is only one polypeptide chain, but hemoglobin में क्या है, we have 4 polypeptide chains which are joined by non-covalent bond. तो इसमें हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है, वी हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. सो 4 ही हीम है फॉर एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए हमारे पास एक हीम प्रेजेंट है. तो 4 हीम एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन वो मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाती है. नाउ वी लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट है 64,450 यूनिट्स. इट इज़ अ ओलिगोमेरिक प्रोटीन. ओलिगोमेरिक का क्या मतलब है कि देर इज मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट. हमने देखा कि इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. एलोस्टेरिक प्रोटीन है, मतलब कि अगर कोई एक लाइगेंड है जो एक साइट पे बाइंड कर रहा है तो वो जो बाकी साइट्स हैं उनकी बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा, या तो वो डिक्रीज कर सकता है या तो इंक्रीज कर सकता है. तो मतलब एलोस्टेरिक प्रोटीन है तो मोर देन 1 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है और जो आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं. देन इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, हमें पता है कि इसमें हीम प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है हीम में है. आपका मायोग्लोबिन भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन भी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. बट मायोग्लोबिन आपका एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं है और ना ही वो ओलिगोमेरिक प्रोटीन है. इट इज़ अ मोनोमेरिक प्रोटीन और मायोग्लोबिन आपका एलोस्टेरिक प्रोटीन भी नहीं है. सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच डिफ्रेंशिएट मायोग्लोबिन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे. नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल वर्टेब्रेट्स. आपको सिर्फ एक वर्टेब्रेट में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस नहीं दिखेगी, दैट इज़ योर आर्कटिक फिश. ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार बहुत एग्जाम्स में कि कौन से वर्टेब्रेट में आपको हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस नहीं दिखेगी, दैट इज़ योर आर्कटिक फिश. नाउ सम इनवर्टेब्रेट्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, इनमें भी आपको हीमोग्लोबिन प्रेजेंट मिलेगा. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग. So if I talk about the first one, that is your embryonic. मतलब जब लेस देन 8 वीक्स का एम्ब्रियो होता है तो तब आपके में जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो है जीटा 2. ये जो आपका साइन है इसको आप जीटा बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज जीटा, ZETA. जीटा, 2 chains of zeta and 2 chains of epsilon. This is called as epsilon. और इस हीमोग्लोबिन को आप क्या बोलेंगे, गावर 1. फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसको आप HbF बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम 3 to 9 months में जो मिलता है, दैट इज अल्फा 2 गामा 2. अडल्ट में ये आपको हीमोग्लोबिन फ्रॉम बर्थ दिखना शुरू हो जाता है. जो मेजर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है दैट इज अल्फा 2 बीटा 2, जिसमें 2 अल्फा की 2 बीटा की चेन्स होती है. एंड जो माइनर टाइप ऑफ प्रोटीन है
दैट इज अल्फा 2 डेल्टा 2। अल्फा 2 बीटा 2 को हम HbA1 बोलते हैं, और अल्फा 2 डेल्टा 2 विच इज योर माइनर 1 उसको आप HbA2 बोलेंगे। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या रोल है? एक तो सबसे बड़ा जो रोल है दैट इज इट हैज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट हैज़ टू एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट एज अ स्टोरेज प्रोटीन ऑफ ऑक्सीजन। इट ऑल्सो मीडिएट्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अब जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा में एज बाइकार्बोनेट आयंस होता है, और जो बाकी का 23% के अराउंड ट्रांसपोर्ट होता है वो एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसके फॉर्म में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीम के साथ या आपका हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली आपका प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस, और अराउंड 23% आपका वो जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बफर। बफर क्या होता है? जो pH के चेंजेस को रेजिस्ट करता है उसको हम बफर कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन एज अ बफर का भी काम करता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। जो आपकी बीटा चेन होती है उस पर एक एडिशनल साइट प्रेजेंट होती है जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड अटैच हो सकता है, तो इसलिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। बट मेजर इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। नाउ वी लुक एट कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। नाउ जो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है 98.5% आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जो आपका ब्लड प्लाज्मा है दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है ऑक्सीजन को, जो हमारा हीमोग्लोबिन जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो एक्ट करता है एज अ कैरियर प्रोटीन। और 1.5% ही सिर्फ प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेजरली आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। नाउ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक हीमोग्लोबिन जो है, सिंस हमने पढ़ा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। अगर मैं एक अडल्ट की बात करूँ कि उसमें जो हीमोग्लोबिन मिलता है, और उसके साथ 4 ही हीम है। अब हर एक हीम एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, तो इसीलिए एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। सो इफ आई राइट इन अ रिएक्शन, यहाँ पे आपका यहाँ पे Hb आएगा। 4 ऑक्सीजन अगर एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहे हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएंगे, जिसको हम HbO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जो हीम में आयरन प्रेजेंट होता है, हीम का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको मायोग्लोबिन वाली वीडियो में पढ़ाया था, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। जो आयरन है वो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि Fe2 पॉजिटिव स्टेट में ही ऑक्सीजन को बाइंड करता है रिवर्सिबली, और Fe3 पॉजिटिव स्टेट में, फेरिक स्टेट में ऑक्सीजन को आयरन बाइंड नहीं करता। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि आयरन किस Fe2 पॉजिटिव स्टेट में या Fe3 पॉजिटिव स्टेट में, किस स्टेट में ऑक्सीजन को कैरी करता है या बाइंड करता है। अब हीमोग्लोबिन का जो एक मायोग्लोबिन से जो डिफरेंशिएटिंग एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉर्पोरेटिविटी। कॉर्पोरेटिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेटिविटी हीमोग्लोबिन ही सिर्फ हमें क्यों दिखाता है। हीमोग्लोबिन मेजरली 2 कॉन्फ़िगरेशंस या कॉन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है। एक को आप R स्टेट या रिलैक्स स्टेट बोलते हैं, और दूसरे को आप T स्टेट, टेंस स्टेट या टाउट स्टेट भी बोलते हैं। जो आपकी R स्टेट है वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो होगा वो आपको R स्टेट शो करेगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं किया है जिस हीमोग्लोबिन ने,
वो आपको टाउट स्टेट प्रेफरेबली शो करेगा। R state binds oxygen with much higher affinity. R state की ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई एफिनिटी रहती है और T स्टेट की लो एफिनिटी रहती है फॉर ऑक्सीजन। R state becomes predominant as oxygen concentration increases. हमने बोला कि R state की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती रहेगी वैसे ही जो आपका प्रीडोमिनेंट स्टेट है वो R स्टेट बनती जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो तब आपको प्रीडोमिनेंटली क्या मिलेगा देखने के लिए, टाउट स्टेट। अब R स्टेट जो है वो ऑक्सीजन की जब कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो वो क्यों हमें वही स्टेट प्रीडोमिनेंट मिलती है, वो इसलिए है कि जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन तो जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन है वो स्टेबलाइज करती है किसको, R स्टेट को स्टेबलाइज कर देती है, इसीलिए हमें R स्टेट ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है। नाउ कोऑपरेटिविटी होता क्या है एग्जैक्टली, ये तो हमने कॉन्फर्मेशंस पढ़ी थी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कोऑपरेटिविटी एज अ फिनोमेना, उसमें बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल occurs weakly, but it leads to conformational changes in other subunits and subsequent binding occurs with much higher affinity. तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट आपका जो भी लाइगेंड है, यहाँ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब जब आपका फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड करता है तो वो कम एफिनिटी के साथ बाइंड करता है, बट जब वो एक बार फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो वो कॉन्फर्मेशनल चेंज लाएगा आपके हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, जो एक्चुअली बाकी के जो आपके बचे हुए 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकते हैं उनके लिए एफिनिटी बढ़ा देता है हीमोग्लोबिन की। मतलब हीमोग्लोबिन बाकी के जो आपके बचे हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हाई एफिनिटी से बाइंड करता है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस हो जाते हैं, इसी को हम कोऑपरेटिविटी बोलते हैं। Now we have two models to explain the cooperative binding. One is the MWC model, which is based on the name of the scientists who discovered it, that is Monod, Wieman and Shouju, और concentrated model भी बोलते हैं हम इसको। And the other one is the sequential model, या जिसको हम KNF model भी बोलते हैं। So first we'll study about the concerted model. Now in concerted model, you can see I have drawn the Taut state with blue and I have drawn the R state with red. Now हमें पता है कि जो Taut state है वो हमें डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में प्रीडोमिनेंट मिलती है और R state आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आपको प्रीडोमिनेंट मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि कोई भी ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं किया है। ये 4 स्क्वायर और 4 सर्कल्स दे रिप्रेजेंट योर 4 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द हीमोग्लोबिन विच हैव अ हीम ईच। तो 4 जगह है हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑक्सीजन किसी भी पॉलीपेप्टाइड से बाइंड नहीं की है, तो जो प्रीडोमिनेंट स्टेट होगी वो होगी टाउट स्टेट। बट जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहली पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंड करती है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड करती जाएगी एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, इक्विलिब्रियम आपकी R स्टेट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। बट कंसर्टेड मॉडल में क्या है, ये कहता है कि एक टाइम पे जो आपके सब पॉलीपेप्टाइड हैं एक ओलिगोमर के, वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो R स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या तो वो T स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। जो आपका R स्टेट है वो कब प्रीडोमिनेंट होगा, वो आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपका सारे पॉलीपेप्टाइड पे आपको ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। अदरवाइज तब तक इक्विलिब्रियम टाउट स्टेट की तरफ ही रहेगा जब तक आपके सब पॉलीपेप्टाइड ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर लेते। बट यही लिमिटेशन बताने के लिए, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं
कि जो हमने पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन बाइंड करता है तो एक पॉलीपेप्टाइड की जो शेप है उसमें कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आने चाहिए, बट वो ये मॉडल हमें नहीं बोलता। ये बोलता है या तो ये स्टेट आउट या तो आर। इसी मॉडल की लिमिटेशन को कवर करने के लिए वी केम अप विद द सीक्वेंशियल मॉडल। सीक्वेंशियल मॉडल ने क्या बोला कि जैसे ही आपकी जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उनमें से एक ने ऑक्सीजन को बाइंड किया, वो उस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक कॉन्फर्मेशनल चेंज ला रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स योर कॉन्फर्मेशनल चेंज, और ये इस पॉलीपेप्टाइड का आर स्टेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। और यही नहीं, जब एक पॉलीपेप्टाइड ने ऑक्सीजन को बाइंड कर लिया तो वो जो आपका एडजेसेंट उसका पॉलीपेप्टाइड है उसमें भी जो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस है उनको इंड्यूस करेगा, और उसकी जो पॉलीपेप्टाइड है नेक्स्ट उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज करेगा। और सब्सिक्वेंटली ये आगे वालों में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा, और अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है जो हीमोग्लोबिन की वो इंक्रीज हो जाएगी। और यही ये मॉडल बोलता है कि एक लाइगेंड के बाइंड होने से, एक ऑक्सीजन के बाइंड होने से बाकी पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉन्फर्मेशन में भी चेंज आएगा और उनकी बाइंडिंग एफिनिटी है जो ऑक्सीजन के लिए उसमें भी चेंज आएगा, और वो दोनों इंक्रीज करेंगे। सो ligand binds to one subunit which changes its configuration, which then induces conformational change in your contiguous subunit. तो ये आपका कोऑपरेटिविटी जो आपने अभी पढ़ा पीछे, उसको ये एक्सप्लेन करता है कि एक जगह अगर लाइगेंड में ऑक्सीजन, एक जगह पॉलीपेप्टाइड पे अगर ऑक्सीजन बाइंड हो रही है तो वो बाकी जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर रहा है। Now we'll study about oxygen binding curve of hemoglobin, or you can also say as oxygen dissociation curve of hemoglobin. We know that when 4 oxygen molecule bind to hemoglobin, it forms oxyhemoglobin. Now in our lungs, partial pressure of oxygen जो हमें मिलता है that is 100 mm of Hg because it is saturated with oxygen. हमारे रेस्टिंग टिश्यू में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 40 mm ऑफ Hg, और हमारी एक्सरसाइजिंग टिश्यू में इट इज अराउंड 20 mm ऑफ Hg. नाउ इफ यू लुक एट दिस कर्व, व्हेन वी प्लॉट फ्रैक्शनल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो कर्व है ये आपका ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन आपसे बोलते हैं। इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट बिकम्स ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व, एंड इफ यू कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. नाउ फर्स्ट वी लुक फॉर हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन acts as a carrier, we know, and it forms a S-shaped curve or a sigmoidal shaped curve. Now if we look for lungs, we know that the partial pressure of oxygen in lungs, it is around 100 mm of Hg, and the corresponding Y value of hemoglobin for it is around 0.98. This is around 0.98, the corresponding value. Now if we look at the resting tissue, which has a partial pressure of 40 mm of Hg, and the corresponding Y value here is around 0.77, which means that when oxygen or when your blood reaches the resting tissue, it still is 77% saturated with oxygen. That means when going from lungs to resting tissue, 21% oxygen is unloaded. Because अभी भी resting tissue पे जब आपका blood आप notice कर रहे हो उसको, तब भी वो 77% ऑक्सीजन से saturated है according to the graph. तो इसका मतलब है उसने 21% ऑक्सीजन को unload कर दिया आपके resting tissue में. And if you go to exercising tissue, then the corresponding value is around 0.32. तो मतलब जब आपका ब्लड लंग्स से एक्सरसाइजिंग टिश्यू में जाता है तब
आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 66% ऑक्सीजन को अनलोड कर देता है। बट अगर आप मायोग्लोबिन के लिए ये सेम कर्व देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 मतलब जब लंग्स में आपका ब्लड है तो उसकी भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.98 है। जब हम रेस्टिंग टिश्यू की बात कर रहे हैं तब जो करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज अराउंड 0.97। तो मतलब कि जब लंग्स से रेस्टिंग टिश्यू में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर जा रहा है तो वो सिर्फ 1% ऑक्सीजन को अनलोड कर रहा है। एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम लंग्स टू एक्सरसाइजिंग टिश्यू इट अनलोड्स ओनली 7% ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट इज वाई जो आपका मायोग्लोबिन है ये स्टोरेज प्रोटीन फॉर ऑक्सीजन उसका काम करता है, बिकॉज ये ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी तो हाई है ही, बट ये ऑक्सीजन को इजीली अनलोड भी नहीं करता, ये ऑक्सीजन को अनबाउंड नहीं करता अपने आप से। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्टोरेज प्रोटीन ऑफ ऑक्सीजन। बट आपका जो हीमोग्लोबिन है वो जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करता है वो उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को अनलोड करना भी स्टार्ट कर देता है और काफ़ी एक जेनरस अमाउंट में ऑक्सीजन को अनलोड करता है। दैट इज वाई इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज वर द ऑक्सीजन डिसोसिएशन और बाइंडिंग कर्व्स of hemoglobin and myoglobin. Now, thus, cooperative behavior of hemoglobin allows it to unload more oxygen to tissues than myoglobin, and hence it is used as an oxygen carrier. This is what I explained you just now. Now, अगर हम हिल्स इक्वेशन देखें, हमने मायोग्लोबिन के लिए भी हिल्स इक्वेशन पढ़ी थी। अगर ये हम कैसे डिराइव करते हैं y की वैल्यू, अगर आपको ये जानना है तो देन प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो अबाउट मायोग्लोबिन। वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि हम y की वैल्यू या y/1 - y की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ हीमोग्लोबिन के लिए अगर हम देखें तो हम y की वैल्यू ये लिख सकते हैं, और 4 हमने यहाँ इसलिए इस पे एक्सपोनेंट डाला हुआ है बिकॉज ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। अगर मैं इस रिएक्शन को जनरलाइज कर दूं और मैं 4 की जगह n नॉर्मली एक एक्सपोनेंट ले लूं, देन मैं फाइनली जो हिल्स इक्वेशन है वो अपनी इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो n होता है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। आपका जो ये हिल्स प्लॉट है उसकी जो स्लोप है उसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n अल्टीमेटली आपको किस चीज़ का मेजर देता है? कोऑपरेटिविटी का मेजर, कि क्या आपस में जो सब यूनिट्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो इंटरैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। नाउ फॉर हीमोग्लोबिन n की वैल्यू इज 2.8, तो मतलब पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी है। मैंने आपको n की वैल्यू हर एक क्या रिप्रेजेंट करती है ये भी मैंने आपको मायोग्लोबिन की वीडियो में पढ़ाया है, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप मायोग्लोबिन की वीडियो देखें। और मायोग्लोबिन की n वैल्यू इज़ 1, तो इसीलिए इसका मतलब है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग सब यूनिट्स हैं, दो उसके कोई सब यूनिट्स होते नहीं हैं, बट कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हो सकते हैं कि उनके सब यूनिट्स हैं डिफरेंट, बट वो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे और तभी उनकी n की वैल्यू 1 आ रही है। तो मतलब जब कोई इंटरैक्शन नहीं होती तो वो कोऑपरेटिविटी शो नहीं करते और उनकी n की वैल्यू 1 होती है। हीमोग्लोबिन हमें पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करता है और इसकी मैक्सिमम n की वैल्यू में 2.8 मिलती है। और अगर मैं इस हिल्स इक्वेशन को प्लॉट के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो आपको मायोग्लोबिन की एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी और हीमोग्लोबिन की एक ज़िगज़ैग लाइन दिखेगी और यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको n की मिलेगी विच इज़ 2.8। Now there are some factors which affect your affinity of hemoglobin for oxygen. इसमें जो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो 2 है, एक है pH और एक है BPG, that is 2,3-bis-phosphoglycerate or glyceric acid. Now first we'll study the effect of pH.
पीएच के इफेक्ट को हम बोहर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। आपको बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोहर इफेक्ट पे। जब पीएच कम होगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन वो भी डिक्रीज कर जाती है। अब ये रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो H पॉजिटिव को, जो आपका H पॉजिटिव आयन है, उसको वो रेडली बाइंड करता है दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब लो पीएच है तो मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो आपका H पॉजिटिव को बाइंड कर लेगा। और वो कहाँ पे बाइंड करता है? साइड चेन ऑफ हिस्टिडीन बीटा चेन पे, उसकी 146 जो हिस्टिडीन है उस पे बाइंड करके उसको प्रोटोनेट कर देता है। प्रोटोनेट मतलब H पॉजिटिव उसके साथ बाइंड हो जाता है और वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाता है, जिससे उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है आपकी हीमोग्लोबिन का, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का, वो स्टेबलाइज हो जाता है। एंड हेंस जब एक बार स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो गया तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड ही क्यों करता है? अपने स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। तो जब एक बार स्ट्रक्चर पहले ही H पॉजिटिव की बाइंडिंग से स्टेबलाइज हो गया तो उसको ऑक्सीजन को बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम पीएच को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो भी डिक्रीज हो जाती है, और इसी चीज़ को हम बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। द सेकेंड वन विच अफेक्ट्स इज BPG। BPG आपका 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है। जब हम BPG की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो जो ऑक्सीजन एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज कर जाती है। और कितनी डिक्रीज करती है? बाय फैक्टर ऑफ 26। और ये जो इफेक्ट है ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी को हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हेल्प करता है। पहले हम देखेंगे कि ये जो इंक्रीज करने से BPG की कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज क्यों हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका BPG है वो एक हाईली चार्ज्ड अनायन है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है, एंड वो आपके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है। आपका एक BPG जो है वो आपकी जो हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी जो सेंट्रल कैविटी है उसमें जाके बाइंड कर लेता है, और वो जो आपकी सेंट्रल कैविटी है उसके साइज को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन को पास पास ले आता है, जिसकी वजह से एक तो आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है, और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो आपके उस रिड्यूस्ड जो साइज की सेंट्रल कैविटी है उसमें वो बाइंड नहीं हो पाती। और एक बार जब आपको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो गया तो फिर वो ऑक्सीजन को रेडिली अनबाउंड भी नहीं करेगी। तो यही हम देखते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होता है कि जब BPG की कॉन्सेंट्रेशन RBCs में हमें इंक्रीज्ड देखने को मिलती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि सी लेवल पे जो हमारे आर्ट्रियल और वीनस ब्लड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है ऑक्सीजन का, वो अराउंड 70 टॉर्स या 70 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो मतलब अराउंड 38% ऑक्सीजन अनलोड हो पाती है। बट अगर हम 4500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे चले जाएं तो डिफरेंस कितना आ जाता है? ये रिड्यूस हो जाता है टू 55 टॉर्स, जिसकी वजह से 30% ऑक्सीजन ही अनलोड हो पाती है। तो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो आपका BPG है वो आपके हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाने पे इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज है टिश्यूज में वो भी इंक्रीज हो सके। नाउ इफ यू लुक एट दिस ग्राफ हियर, you can see I've plotted fractional saturation to partial pressure of oxygen. Now ये आपका नॉर्मल कर्व है जब नॉर्मल सिचुएशन रहती है, बट जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या BPG की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या pH को डिक्रीज करते हैं तो आपका जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। राइट की तरफ शिफ्ट करना मतलब कि एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की,
और आपका कर्व लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट करेगा? जब हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी, जब ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगी। और ये फिनोमेना कब होगा? जब या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, या तो बीपीजी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, या तो पीएच हाई होगा। तो उस टाइम पे हमने देखा है कि जो एफिनिटी है ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन वो डिक्रीज हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट हीमोग्लोबिन. If you like my content, then please subscribe to my channel.